चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे हम, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। देखो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, लास्ट क्लास वाला ब्रीफ कर देता हूँ आपको। क्या किया था हमने पढ़ा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना था। डी ब्लॉक कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ग्रुप 3 में निकाला था, यहाँ पे ग्रुप 3 में से दो सीरीज निकाली है, देखो लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, राइट। इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इन सबशेल्स में हमारे पास आ रहा होता है, राइट। क्लियर है जी। और अब डी सबशेल हमने पढ़ा था, डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल थे, तो वहां पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, है ना। ये चीज हमने पढ़ी थी। अब इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे हैव इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल इन देयर ग्राउंड स्टेट और एनी ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स, राइट। ये चीज हमने यहाँ पे पढ़ी थी। और क्या पढ़ा था हमने यहाँ पे, मेनली हमने क्या पढ़ा था, एक क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हमने बोलते हैं। उसके बाद हमने बोला था एक और क्वेश्चन आता है व्हिच इज जिंक कैडमियम मरकरी। जिंक कैडमियम मरकरी दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दे हैव फुलिफिल्ड डी ऑर्बिटल इन देयर ग्राउंड स्टेट और एनी ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है जी, they have fulfilled d orbital in their ground state or any of its oxidation state, right। उसके बाद हमने इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी, वो हमने यहाँ पे लिखी थी, क्या थी, ns0 to 2 n-1 d1 to 10, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पे जनरल ट्रेंड्स के बारे में बात किया था, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में जिक्र किया था। अब मेल्टिंग पॉइंट में क्या हुआ था हमारा, when we move from left to right, तो हमारे जो मेल्टिंग पॉइंट थे वो इंक्रीज कर रहे थे। जो सेंटर में था, मतलब अगर हम स्कैंडियम से टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम का मैक्सिमम था फर्स्ट सीरीज के लिए। मैंगनीज जो था दैट इज एन एक्सेप्शन, वो मैंने उसका रीजन भी लिखवाया आपको। उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक की तरफ जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट हमारे डिक्रीज कर रहे थे बिकॉज ऑफ मेटेलिक बॉन्ड्स। ठीक है जी, क्लियर है। उसके बाद हमने एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बारे में बात किया था, तो सेम ट्रेंड था। अब मैंगनीज, जिंक, कैडमियम, मरकरी ये एक्सेप्शन थे, है ना। मैंगनीज, जिंक, कैडमियम, मरकरी इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स थे वो लो थे। क्यों थे लो, बिकॉज ऑफ देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड दे शो मोर देन वन स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर। वो एक से ज्यादा क्रिस्टल लैटिस में एग्जिस्ट करते हैं, इसी वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है। क्लियर हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे जिक्र किया था एटॉमिक रेडियाई का। एटॉमिक रेडियाई में क्या हुआ था, पहले वो डिक्रीज कर रहा था, उसके बाद कांस्टेंट हो गया था और इन द एंड अल्टीमेटली वो हमारा इंक्रीज कर गया था, राइट, बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्शंस, राइट। उसके बाद हमने आयनिक रेडियाई के बारे में बात किया था। ये सारे आयंस बना रहे थे और आयनिक रेडियाई हमारा डिक्रीज करता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। ये बचपन में पढ़ी हुई है, जनरल सी चीजें थी, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पे जिक्र किया मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में, राइट। मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में, मेटेलिक कैरेक्टर क्या था हमारा, हाँ जी, मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर में क्या था, मेटल्स हैं, सोनरस हैं, लस्टर्स हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। हमारे घर में बहुत सारे पांडे हैं, किस चीज के हैं वो, आयरन के हैं, कॉपर के हैं, है ना। कढ़ाई पूरी खाता ना, इसमें बनती है, लोहे की कढ़ाई होती है वो, राइट। लंगर खाने जाते हैं इतने बड़े बड़े कारण। ठीक है जी। उसके बाद डेंसिटी, फाइन। आयनाइजेशन एंथैल्पीज के बारे में हमने यहाँ पे जिक्र किया था। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी आउटर मोस्ट शेल से जो इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी लगती है, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की एक रेगुलर ट्रेंड दिखा रहा था, बट जब हमने सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की तो हमारा क्रोमियम और कॉपर की जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी थी वो काफी ज्यादा हाई थी। उसके बाद हमने थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की थी, तो मैंगनीज और जिंक की जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज थी दे आर क्वाइट हाई। ठीक है जी। और उसके बाद मैंने थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटीज के लिए भी बताया था, है ना, जिनका सम लोअर था वो हमारी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था, है ना। उसमें हमने निकल और प्लेटिनम वाला एग्जांपल लिया था, जहां पे कम थी वो हमारी ज्यादा स्टेबल थी, राइट। तो यही कुछ हमने किया था, बहुत ज्यादा चीजें हमने नहीं पढ़ी थी। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, क्योंकि
देखो अब एटोमाइजेशन का मतलब है कि मुझे एटॉमिक फॉर्म में लेके आना है किसी भी मेटल को, किसी भी मेटल एटम को मुझे एटॉमिक फॉर्म में लेके आना है। अगर मैं उसे मेटल को सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस फेज में ले जाऊंगा तो वो क्या होएगा, मेटल एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगी। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है जी, फाइन। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में हमने जिक्र किया था। क्या होते थे जी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स? हाँ जी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। अभी हम करके आए हैं थोड़े दिन पहले, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा था हमने, इसके अंदर हमने रिडक्शन पोटेंशियल्स पढ़े थे, ई नॉट वैल्यूज, है ना? याद हो आप लोगों को, जिंक हमने यूज किया था, वहां पे कॉपर यूज किया था, आयरन भी इनफैक्ट यूज किया था, Fe+2 Fe+3 वाले काफी सारे इक्वेशंस हमने वहां पे डिस्कस किए थे। ठीक है जी, तो रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन मींस गेन करेगा। तो मतलब अगर मैं सिंपल सी कहानी लिखता हूं, एक m+n से m तक जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। अगर हम कंडीशंस वहां पे स्टैंडर्ड लगा दें, टेम्परेचर 298 केल्विन हो गया और कंसंट्रेशन हमने 1m रख दी, तो वो क्या हो जाएगा भैया, मेरा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। समझ आ गई? क्लियर है? अब हम स्कैंडियम से टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, मतलब व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जो हमारी वैल्यूज हैं, अब ये वैल्यूज किस चीज के ऊपर डिपेंड करती हैं? कोई भी हमने रिडक्शन पोटेंशियल हमने निकाले, किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? देखो मेरे पास मेटल सॉलिड था, ठीक है जी, क्या है, मेटल सॉलिड है, और मेरे को इसे किस पे कन्वर्ट करना है, m+n एक्वस में। ठीक है सर, क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, m+n जो हमने सेल लिए थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थे, उसके अंदर मतलब जो कोई सॉल्ट था, तो हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाए थे, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन था या जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन था। तो मुझे मेटल सॉलिड से मुझे m+n एक्वस बनाना है, ठीक है जी, एंड दिस इज नोन एज डेल्टा H ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? अब मेरे को यहां से यहां तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मेरे को मेटल को क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक फॉर्म में लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी, एटॉमिक फॉर्म में लाना पड़ेगा। एटॉमिक फॉर्म में लाने के लिए मेरे को क्या एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्या बोलेंगे उस एनर्जी को, अभी बता रहा जोर से, हाँ, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। क्लियर हो गई जी? तो ये मेरा किसमें कन्वर्ट हो गया, mg में, एंड दिस इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। क्लियर है जी? किसी को कोई कंफ्यूजन है जिसमें? पक्की बात है? अब मुझे m से m+n गैसियस स्टेट में बनाना है, तो ये कौन सी होगी, कोई भी मेटल है उससे इलेक्ट्रॉन लूज कराना है मेरे को, कौन सी एनर्जी लगती है इसमें, कोई भी मेटल है उससे मेरे को अगर इलेक्ट्रॉन लूज कराना है, कौन सी एनर्जी लगेगी जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, डेल्टा ION आयनाइजेशन एंथैल्पी या डेल्टा IH। क्लियर है? अब उसके बाद m+n एक्वस गैसियस से m+n एक्वस में जा रहे हैं, तो दिस इज नोन एज हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाँ जी, क्लियर है? समझ आ गया? अब ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होएगा या एक्सोथर्मिक प्रोसेस होएगा? हाँ, बिल्कुल गलत, एंडोथर्मिक। सॉलिड से गैसियस फेज में डालना है तो एंडो हो जाएगा ना, हीट एंटर कर रही है, तो यहाँ पे क्या होएगा, दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। उसके बाद मेटल गैसियस से, मतलब इसे इलेक्ट्रॉन लूज कराने हैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी या ये रिलीज करेगा, देनी पड़ेगी, तो मतलब दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पे हाइड्रेशन है, तो ये क्या होएगा भैया, हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जैसे आपको सिंपल सी कहानी बताता हूँ, मेरे पास मेटल है, सपोज करो सोडियम मेटल है, मैंने उसे पानी में डाल दिया, तो क्या हुआ, आग पकड़ती है, इट कैचेस फायर, बाय ड्यू टू हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, हीट रिलीज कर रहा है, तो दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस।
हाँ जी, क्लियर हो गई जी? कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो यहाँ पे मेरा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस एंथैल्पी आयोनाइजेशन एंथैल्पी माइनस हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाँ जी, क्लियर है ये? दिस इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये ऐड किया, ये ऐड किया, और वो क्या हो गया भैया मेरा? माइनस में हो गया। भाई ये तो जनरल सी चीजें थी। अब यहाँ पे हम क्या बात करेंगे? यहाँ पे कौन से वाले ई नॉट वैल्यूज हम पढ़ने वाले हैं? ई नॉट एम प्लस टू टू एम डाइवेलेंट केटायन के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, डाइवेलेंट केटायन के बारे में बात करेंगे। ई एम प्लस टू से एम तक जाना है। अब उनकी कुछ वैल्यूज आएंगी। अब देखो स्कैंडियम में, अगर हम स्कैंडियम की बात करें, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 21, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी थी? 4s2 3d1। तो पहली चीज के स्कैंडियम Sc+2 जो होता है भैया, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। वो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा था, दैट इज +3। तो Sc+2 से Sc तक नहीं दिखाएंगे हम उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमें नहीं मालूम है। समझ आ गया? उसके बाद टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। स्कैंडियम से टाइटेनियम गए, स्कैंडियम तो नहीं दिखा रहा, टाइटेनियम की कुछ वैल्यू होगी। अब टाइटेनियम से जब हम वेनेडियम पे गए तो वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रही है। क्लियर हुआ? जब हम वेनेडियम से क्रोमियम गए तो फिर से डिक्रीज करी। अब क्रोमियम से जब हम मैंगनीज गए तो वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई फिर। ठीक है जी। उसके बाद आयरन गए, फिर से डिक्रीज हो गई। कोबाल्ट पे गए, फिर से डिक्रीज हो गई। फिर निकल पे गए, फिर से डिक्रीज हो गई। अब कॉपर के केस में ये पॉजिटिव हो गई। कॉपर के केस में क्या होगी भैया? पॉजिटिव हो गई। ठीक है जी। और उसके बाद कॉपर से जब हम जिंक गए तो फिर से नेगेटिव हो गई। बाकी इन सब की नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। अब देखो यहाँ पे दो चीजें एक्सेप्शन हुई। क्रोमियम की लेस नेगेटिव है, क्रोमियम की लेस नेगेटिव है, और कॉपर की पॉजिटिव है। बाकी सबकी क्या है? नेगेटिव है। क्वेश्चन आएगा बाय chromium +2 to Cr is less negative as compared to other atoms। ठीक है जी, क्लियर हुआ? यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए, बाय E नॉट वैल्यू फॉर क्रोमियम, बाय E नॉट वैल्यू फॉर क्रोमियम इज लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू रिमेनिंग एलिमेंट्स। ठीक है, वो नेगेटिव दिखा रहा है, मतलब ट्रेंड के साथ नेगेटिव कम दिखा रहा है। मैं वैल्यूज भी पुट कर दे रहा हूं यहाँ पे। इसकी स्कैंडियम की वैल्यू नहीं है, टाइटेनियम की वैल्यू -1.63 है, वेनेडियम की है -1.18, क्रोमियम की वैल्यू है -0.90, मैंगनीज हो गया -1.18, Fe की वैल्यू -0.44, कोबाल्ट हो गया -0.28, निकल हो गया -0.25, और जिंक हो गया भैया हमारा -0.76। इक्वेशन बोलते हैं व्हाई ई नॉट वैल्यू फॉर क्रोमियम इज लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। ठीक है जी, क्लियर है? अब बात आती है क्रोमियम की लेस नेगेटिव क्यों है और कॉपर की पॉजिटिव क्यों है? कोई रीजन बताएगा? देखो अभी रीजन नहीं पता लग रहा ना, वो कल मैंने लास्ट क्लास में एक टेबल बनवाया था आपका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एम, एम प्लस,
M+2 M+3 वाला, इसे फोटो ले लो। हाँ जी जल्दी जल्दी वो टेबल खोलिए और प्रोबेबल आंसर ढूंढ के रखिए। हाँ जी लिख लिया। हाँ जी प्रियांशु जी क्या आंसर हो सकता है? आप आए थे सर पिछली क्लास में? आदित्य जी देखो अपने टेबल बनाया था ना। हाँ जी कोई बताएगा? ये एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, वाई ई नॉट वैल्यू फॉर कॉपर इज पॉजिटिव। वाई ई नॉट वैल्यू फॉर कॉपर +2 इज पॉजिटिव। फिर उसका हाई एटोमाइजेशन एंथैल्पी और लो हाइड्रेशन एंथैल्पी है इसलिए। सॉरी हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, दूसरा और सर लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये तो बुक वाला आंसर बता रहे हो आप हैं। टॉपर वाला एनसीईआरटी के नीचे से क्वेश्चन देख ली, हिंट। हाँ अरे प्रोबेबल रीजन देखो आपके पास ऐसा वो है ना, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो मैं आपको बताता हूँ बेटा, आंसर सही है आपका, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, बट है ना। अब कभी भी देखो ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना, उससे बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे आपके, बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे वहां पे सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि यार नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करो, यहाँ पे क्रोमियम था, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d 4s1 3d5 था। कॉपर की थी 4s1 3d10। ये समझ में आता है? अब सपोज करो मेरे पास Cr+2 बनाना है और यहाँ पे Cu+2 बनाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा। बट जब हम उनके सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वहां पे क्या होगा, बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ये मैंने आपको लिखवाया है, लिखवाया ना, वहां पे लिखा हुआ है, देखो वहां पे मार्क भी करा था हमने कि जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर आर वेरी हाई, बिकॉज वहां पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी और हमें हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़े। ठीक है दिखवाया भी था ये चीज। ठीक है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर आर एक्सेप्शनली हाई। 3d9 होना चाहिए, सॉरी 3d9 हो जाएगा, यहाँ पे फुली फील्ड और हाफ फील्ड से हमने निकाल दिया। ठीक है जी। अब देखो जो हमने ई नॉट वैल्यू निकालनी थी, किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करी थी? ई नॉट वैल्यूज अभी हमने निकाली थी, 3 स्टेप में निकाली थी। क्या क्या थी? फर्स्ट वाज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, लिखा हुआ है आपने। दूसरा पॉइंट क्या था मेरा? एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। और तीसरी चीज क्या थी? हाइड्रेशन। अभी जैसा सार्थक ने बताया हमें कि एक चीज थी हाइड्रेशन, हाइड्रेशन क्या थी हमारी? लो थी, समझ आया? दूसरी चीज क्या थी? हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और तीसरी चीज क्या थी हमारी? हाँ जी तीसरी चीज क्या बोला मैंने? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब हमने लास्ट क्लास में जब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को पढ़ रहे थे, ग्राफ बनाया था, क्रोमियम हैज द हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है जी, क्लियर हो गया? या एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, समझ रहे हो? तो ये 3 रीजन थे जिसकी वजह से क्रोमियम की वैल्यू क्या है? लेस नेगेटिव है, और कॉपर की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। समझ आया जी? क्लियर आंसर? देखो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट करेंगे और क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। क्लियर है?
अब इसके बाद ई नॉट वैल्यूज पे आते हैं। जितनी ज्यादा नेगेटिव होएगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। लिख लीजिए, मोर देन नेगेटिव ई नॉट वैल्यू stronger is the reducing agent। ठीक है जी, मोर द नेगेटिव ई नॉट वैल्यू स्ट्रॉन्गर इज द रिड्यूसिंग एजेंट एंड ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी and greater will be the stability and greater will be the stability। समझ आया? अब ई स्टेबिलिटी की कहानी करते हैं। चलो यहां तक क्लियर है भाई? मतलब सभी को क्लियर है? अब एक क्वेश्चन पे आता हूं। यहाँ पे कॉपर है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 4s1 3d10। ये चीज समझ में आती है? किसी को मुश्किल लग रहा है इसमें? कोई चीज डाउट है? नहीं है? ओके, अगर मैं कॉपर प्लस बनाता हूं तो वो क्या बनता है? 4s0 3d9 सॉरी 3d10। और कॉपर प्लस 2 बना दूं तो वो क्या बन जाएगा? 4s0 3d9। है ना? दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है? नहीं आ रहा? ओके, ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट है 4s0 3d10 और यहाँ पे हो गया 4s0 3d9। ठीक, इन दोनों में से कौन से वाला ज्यादा स्टेबल है? Cu प्लस जो है वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इन्होंने बताया भाई साहब ने कि यहाँ पे फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, है ना? हमने पढ़ा है ये चीज। तो दिस इज मोर स्टेबल। बट जब आप कॉपर के सॉल्ट्स की बात करते हो तो कॉपर सल्फेट CuSO4, राइट? कॉपर का ऑक्साइड बनाते हो CuO, कॉपर नाइट्रेट बनाते हो तो भी उसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। जितने भी हमारे सॉल्ट्स हैं उसके अंदर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 है। अभी भाई साहब ने, प्रियांशु जी ने बोला कि कॉपर प्लस इज मोर स्टेबल, बट जितने भी वो कंपाउंड बना रहा है वो किसमें बना रहा है? 3d9 में। क्यों? फैक्ट है, होना तो ये स्टेबल चाहिए बट ये बना रहा है। ऐसा क्यों हुआ होगा? हाँ जी, ऑनलाइन वालों कोई जवाब देगा? तो सिंपल सा रीजन है। कुछ तो बोल राधा बोल। सर पेयरिंग उसके साथ अच्छी होती है +2 सर, क्योंकि हाँ सर क्योंकि Cu प्लस में लाइक जो वो होगी, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी वो ज्यादा चाहिए होगी उसके लिए बॉन्ड बनाने के लिए। अगर जो इलेक्ट्रॉन, second वाले में भाई साहब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं होता है। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा वो। और कोई? आपने कॉपर सल्फेट पढ़ा था ना? .12H2O या 5H2O पढ़ा था ना? पढ़ा था ना? क्रिस्टल्स भी बनाए होंगे 11th क्लास में। ब्लू कलर के वहां पे जाके रख दिया था हमने, है ना? और थोड़े दिन बाद वो बन के देखा तो बने हुए थे ब्लू कलर के। अब ये कॉपर सल्फेट .5H2O बना था, यहाँ पे तो +2 स्टेट है। ये +1 वाला स्टेबल क्यों है? क्यों नहीं है? देखो रीजन मैं बताता हूं। जब कॉपर यहाँ पे गया, कॉपर प्लस बन गया, जैसे ही मैंने कॉपर प्लस, सॉरी यहाँ पे गैसियस फेज में है, मैंने इसके अंदर क्या किया? पानी मिक्स कर दिया, इसकी हाइड्रेशन करा दिया, तो ये क्या करेगा? कॉपर प्लस एक्वस में बनेगा। अब हाइड्रेशन एंथैल्पी है, हाइड्रेशन एंथैल्पी हमने अब लिखा था, अभी कौन सा प्रोसेस था? एंडो या एक्सो? एक्सोथर्मिक था। वो एक्सोथर्मिक था, वो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। जब वो कॉपर का, हमने कॉपर प्लस को पानी में डाला, वो इतनी सारी एनर्जी गेन कर, मतलब रिलीज करता है कि कॉपर प्लस जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कॉपर +2 में। जो इसने एनर्जी रिलीज करी वो हमने यहाँ पे सोल्यूशन में गई, और वो क्या करेगा? कॉपर प्लस को कॉपर +2 में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये जो एक्सोथर्मिक थी या हाइड्रेशन एंथैल्पी थी, दैट इज मच ग्रेटर देन इट्स आयोनाइजेशन
एंथैल्पी, और कॉपर प्लस जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर +2। समझ आया? देखो जितने भी हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, या जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात करेंगे तो कॉपर मेरा किस स्टेट में मिलेगा, कॉपर प्लस में, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, जैसा प्रियांशु जी ने कहा था। ठीक है जी। दूसरी चीज, जब भी हमारा कोई सॉल्ट बनेगा, क्योंकि वो वाटर के साथ बन रहा होगा, तो वहां पे क्या हुआ, ये हाइड्रेशन यूज होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई, वो इतनी हाई थी कि दैट इज मच मच ग्रेटर देन इट्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो कॉपर प्लस जो था वो भैया मेरा किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर +2। समझ आया? दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड जो है कॉपर +2 में मिलेंगे। लिख लीजिए, काम आएगा ये, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। अब इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या थी, लो थी। समझे? पहले वाले की कॉपर प्लस की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है दैट इज हाई। क्लियर हो? किसी को कंफ्यूजन है जी इस क्वेश्चन में? तो कॉपर जितने भी कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस, तो वहां पे Cu प्लस मेरा कांस्टेबल है, और कॉपर +2 एक्वस में या कोई भी सॉल्ट बनेगा हमारा, तो वहां पे कॉपर +2 जो है भैया मेरा स्टेबल रहेगा। चलिए आगे। चलो जी, अब लिखिए जरा, अब यहाँ पे नोट बना लीजिएगा, नोट नहीं है, एनसीईआरटी में इनफेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस भी दिए हुए, मैं यहाँ पे नोट बनवा के आपको करा रहा हूँ। ठीक है जी, वही टेबल जो था वही यूज होएगा यहाँ पे जो मैं कराने वाला हूँ। लिख लिया जी सभी ने? चलिए आगे लिखिए, नोट बना लीजिए। Cr+2 is a reducing agent. Cr+2 is a reducing agent, while Mn3+ is an Mn+3 is an oxidizing agent. Is an oxidizing agent, although both have D4 configuration. Although both have D4 configuration. ठीक है, एनसीईआरटी में इसका इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो भाइयों, यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन समझिए और अपना वो टेबल खोल लीजिएगा जो मैंने बताया था आपको। ये क्वेश्चन भी उसी से ही हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? अब हमने यहाँ पे लिखा Cr+2 और दूसरा क्या था भैया, Mn+3। Cr+2 उसने बोला एक रिड्यूसिंग एजेंट है। हाँ जी, रिड्यूसिंग एजेंट बोला ना, Cr+2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और Mn+3 क्या है भैया, हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दोनों की D4 कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों की क्या है, D4 कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं, ये हो जाएगी 4s0 3d4 और ये हो जाएगा 4s0 3d4। ठीक है जी, समझ आ रहा है? ये इसने क्वेश्चन पूछा था कि Cr+2 जो है, ये क्वेश्चन जैसे भी ले लीजिए, Cr2+ क्या है, हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4 है, 4s0 3d4, Mn+3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई है 4s0 3d4। समझ आ गई नहीं है? अब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमारी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। ठीक है जी, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होएगा तो वो किस में जा रहा है, 4s0 3d3। यहां पे उसने लिखा रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब हो रहा है वहां पे रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये किसमें कन्वर्ट होएगा, 4s0 3d5 में।
यहाँ पे आ गया 3D3, यहाँ पे आ गया 3D5, ये चीज क्लियर है। अब 3D3 क्या होता है हमारा, T2G लेवल हाफ फिल्ड हो गया। T2G लेवल भैया हमारा हाफ फिल्ड हो गया, और यहां पे क्या हुआ, डी सबशेल एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो गया। और एक चीज हमने पढ़ी थी, जब भी हमारे ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड होंगे तो मतलब ज्यादा स्टेबल है, पढ़ा है ये चीज हमने। तो ये वाली चीज तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी, D4 से D5 पे जा रहा है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो गया, तो मतलब ये स्टेबल हो रहा है। इसी वजह से ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। अब ये चीज आप लोगों के लिए नहीं है, रिड्यूसिंग एजेंट T2G3 यहाँ पे 3D4 से 3D3 में कन्वर्ट हुआ, और वहां पे क्या हो गया, T2G लेवल हाफ फिल्ड हो गया। थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक जा रहा हूं, बता रहा हूं आपको क्या होता है T2G लेवल। जब हम CFT पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, तो वहां पे डी सबशेल था, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल थे, DXY, DYZ, DZX, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। बस मोटा मोटा बता रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है इनकी, क्यों होती है वो नहीं बताऊंगा, वो जब हम टॉपिक करेंगे तब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तीन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम थी, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा होगी, तो ये किसमें हो गया, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। तो ये वाले लेवल को हम T2G बोलते हैं, और इस लेवल को हम EG बोलते हैं। अब ये सिंगल सिंगल हो गए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए, 3, और यहाँ पे कितने रह गए, 3। तो ये T2G लेवल जो था वो हमारा हाफ फिल्ड हो गया, इसी वजह से वो स्टेबल हो गया। ये वाला हमारा D5 हो गया, और यहाँ पे डी सबशेल क्या हो गया, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो गया, इसी वजह से स्टेबल हो। ठीक है, क्लियर है, ओके। देखिए इसे, हाँ जी, चलिए जी आगे कर रहे हैं, ठीक है जी, ये हो गया। चले आगे, चलिए लिखिए जनाब। जल्दी 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 लिखो भाई, ये बना लिया, बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, अगर आता तो समझ आ गया तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं नहीं, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, लास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब अगर किसी को लगता है कि यार T2G लेवल क्या था, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ दिया है, ताकि ये पता समझ आ जाए कि ये चीज हुआ था, तो T2G लेवल कुछ ऐसा होता है। वैसे तो याद रहेगा ही, क्योंकि ये बार बार यूज होगी चीज। ठीक है जी, चले आगे, ओके। चलिए नोट लिख रहे थे हम, नोट के अंदर एक और सेकंड पॉइंट लिखिए, E0 वैल्यू फॉर Mn is more negative, E0 value of Mn is more negative than what is expected from the trend, than what is expected from the trend in the values. फुल स्टॉप, यहां पे लिखिएगा Mn+2 ion has D5 configuration, which is quite symmetrical, which is quite
symmetrical as well as stable. As well as stable. इसी वजह से उसकी वैल्यू मोर नेगेटिव थी. E naught value for Mn is more negative than what is expected from the trend in the values. Mn plus 2 ion has D5 configuration which is quite symmetrical as well as stable, right? लिख लिया जी. हाँ जी मनी जी. चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. E naught value of copper is positive इसका रीजन मैं बता चुका हूं. क्या क्या था? हाइड्रेशन एंथैल्पी लो और देखिए E naught value of copper is positive because its high ionization enthalpy to convert copper to Cu plus 2 aqueous ion is not balanced by its hydration enthalpy. Is not balanced by its hydration enthalpy. समझ आ गई जी? तो मैंने ये सारे रीजन आपको बता दिए हैं. देखो भाई जो मैं इतनी डीप में लिखवा रहा हूँ ये सारे रीजन वहां पे क्वेश्चंस बन के आएंगे. समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए. लो रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स. लो रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स. Low reactivity of transition metals. Low reactivity of transition metals. First point लिखे high ionization enthalpy. High ionization enthalpy. Existence of metallic bonding. Existence of metallic bonding which give rise to higher enthalpy of sublimation. Existence of metallic bonding which gives rise to higher enthalpy of sublimation. Higher enthalpy of sublimation या enthalpy of atomization. लास्ट क्लास में मैंने बहुत सारी डिटेल में बताया था कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो थी वो हाई क्यों थी, है ना? मेटालिक बॉन्डिंग से फ्रीक्वेंट मेटालिक बॉन्डिंग थी. वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही थी? हमारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर. ठीक है जी. थर्ड पॉइंट लिखिए. लो हाइड्रेशन एंथैल्पीज. लो हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ द मेटल आयन. लो हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ मेटल आयन. अब लो हाइड्रेशन एंथैल्पी थी कॉपर को छोड़ के बाकी सारे के सारे मेटल्स जब भी हम इनका एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे थे तो हाइड्रोजन गैस जो थी वो इवॉल्व हो रही. हाइड्रोजन गैस जो थी वो इवॉल्व हो रही. ये पढ़ा है हमने. कॉपर से क्यों नहीं निकल रही? क्योंकि उसकी जो ई नॉट वैल्यू थी क्या है? वो पॉजिटिव है. ई नॉट वैल्यू क्या है? हमारी पॉजिटिव है कॉपर की. बाकी सबकी क्या है? नेगेटिव है. जितने भी हाइड्रोजन के नीचे रहेंगे एलिमेंट्स वो सारे डिस्प्लेस कर देंगे एसिड. वो सारे के सारे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे फ्रॉम द एसिड. क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स.
नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने पढ़ा था why transition elements act as या why transition metals are used as catalyst, है ना। हमने जितने भी मेटल्स, जितने भी रिएक्शंस किए हैं किसी की भी प्रिपरेशन में, वहां पे हमने क्या यूज किया था, ट्रांजिशन मेटल्स का यूज करते हैं, ठीक है जी। किसका यूज करते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स का। जब हमने हाइड्रोजनेशन किया था हमने निकल का यूज किया था, या प्लेटिनम का यूज किया था, या पैलेडियम का यूज किया था, राइट। उसके बाद हमने अमोनिया की प्रिपरेशन की थी तो आयरन का यूज किया था, मॉलिब्डेनम एज अ प्रमोटर यूज करते हैं हम उसमें, है ना। बहुत सारी रिएक्शन थी जिनमें हमने इन्हीं इन्हीं कंपाउंड्स को या इनके ट्रांजिशन मेटल्स को या इनके कंपाउंड्स को यूज किया था। समझ आया क्यों करते हैं, बिकॉज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में ये चीज बताई हुई थी। आयरन को हमने यूज किया था, आयरन +2 में था, पहले वो +3 में गया, +3 से वापस +2 में आता है, ठीक है जी। तो चलिए, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, स्कैंडियम जो है वो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, दैट इज +3, ठीक है जी। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, अमंग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज which is the element which show only one oxidation state, which show only one oxidation state, कौन सा होगा, स्कैंडियम, ठीक है जी। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब जिंक जो है वो भी +2 दिखाता है, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +2, बट ये हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जिंक, कैडमियम, मर्करी, दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दे हैव फुली फिल्ड d ऑर्बिटल इन देयर ग्राउंड स्टेट और एनी ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हो गई। तो स्कैंडियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ +3 दिखा रहा है। टाइटेनियम, उसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, +2, +3, +4 ये दिखाएगा। वेनेडियम जो है वो +2, +3, +4, +5। क्रोमियम +2, +3, +4, +5, +6, ठीक है जी, क्लियर है। Mn +2, +3, +4, +5, +6, +7। आयरन दो ही दिखाता है स्टेबल, +2, +3, +4, +4 स्टेबल नहीं होती है, दिखाता है एक्वस मीडियम में, बट कभी वो उसे आप अलग नहीं कर सकते हो। क्लियर हो गई। उसके बाद कोबाल्ट है, कोबाल्ट क्या करता है, +1, +2, +3, +4 दिखाता है, बट स्टेबल अभी मैं बताता हूँ कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्टेबल है, कौन से स्टेबल नहीं है। उसके बाद निकल +2, +1, +2, +3, +4, कॉपर +1 एंड +2। अब जो स्टेबल है मैं उन्हें मार्क कर रहा हूं। स्कैंडियम की +3 स्टेबल है, राइट, स्कैंडियम की +3 स्टेबल है, टाइटेनियम की +4 स्टेबल है, वेनेडियम की +5 स्टेबल है, क्रोमियम की +3 भी स्टेबल है और +6 भी स्टेबल है, मैंगनीज की +2 स्टेबल है और +7 स्टेबल है, आयरन की +2 और +3 स्टेबल है, राइट। कोबाल्ट की +2 और +3 स्टेबल है, निकल की भी +2 और +3 स्टेबल है, कॉपर की +2 स्टेबल है और जिंक की +2 स्टेबल है। क्लियर है जी। क्रोमियम +3 अभी हमने पढ़ा T2G लेवल हाफ फेल था, +6 वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो थे उसके आउटर मोस्ट शेल में वो लूज कर गया। चले जी आगे, जल्दी जल्दी बनाइए इसे।
बना लिए जी, चले आगे। ओके, अब देखो ये यहाँ पे +3 +4 +5 +6 +7 या कुछ भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? बिकॉज कौन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे? Ns एंड N-1 d इलेक्ट्रॉन्स हमारे यूज होते हैं इन दीज ऑक्सीडेशन स्टेट। जब वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है तो वहां पे सिर्फ Ns इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो हमारे इन्वॉल्व हुए। जब हमने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में गए तो वहां पे N-1 d इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व हुए बॉन्ड फॉर्मेशन में। क्लियर हुआ? अब ये लोअर, ये इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों दिखा रहे थे? बिकॉज Ns और N-1 d इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। यहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जब वो दिखा रहे हैं तो सिर्फ Ns इलेक्ट्रॉन यूज हुए। जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यूज करने लगे तो Ns के साथ N-1 d इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे इन्वॉल्व हुए। क्लियर हुआ? अब कोई एलिमेंट है वो +2 भी दिखा रहा है, +7 भी दिखा रहा है, यहाँ पे +3 भी दिखा रहा है, +6 भी दिखा रहा है। तो कौन से वाले एलिमेंट्स, मतलब जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो जनरली ऑक्साइड्स या फ्लोराइड्स में हमारे शो करेंगे। समझ आया? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, अभी मैं लिखवा भी दूंगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट shown in fluorides and in oxides। अब ऐसा क्यों? फ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स में ही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखा रहे हैं? हाँ, बिकॉज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्लियर हो गया जी? हाँ जी, कोई कंफ्यूजन है? और जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन शो कर रहा है? मैंगनीज मिडल में। ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखा रहा है? +7। कोई एक ऐसा एलिमेंट जो सिर्फ एक ही ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट जो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, वो कौन सा है? स्कैंडियम। ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन आएगा। चलिए लिखिए जरा, पैराग्राफ टाइप में लिख लीजिएगा। Transition elements show variable oxidation states. Transition elements show variable oxidation states due to the participation of due to the participation of Ns and N-1 due to the participation of Ns and N-1 electron in bonding, because the energies of Ns and N-1d, because the energies of Ns and N-1d subshell are quite close, are quite close. So picture again, Ns and N-1d subshell are quite close. Transition metals show variable oxidation states due to the participation of Ns and N-1d electrons in bonding, because the energies of Ns and N-1d subshell are quite close. Lower oxidation states exhibited when Ns electrons participate in bonding, when Ns electron participate in bonding
and higher oxidation states are shown when Ns as well as N-1 the electrons take part in bonding. Higher oxidation states are shown when Ns as well as N-1 d electrons take part in bonding. The stability of particular oxidation state, the stability of particular oxidation state depends upon the nature of the element, with which the transition metals form the compound. The highest oxidation state are found in fluorides. The stability of particular oxidation states depends upon the nature of the element with which the transition metal form the compound. The highest oxidation state are found in fluorides and oxides. The highest oxidation states are found in fluorides and oxides. As they are most electronegative elements. The highest oxidation shown by a transition element. Belonging to 3D series plus 7. ये कौन दिखा रहा है हमारा +7? मैंगनीज. वहां पे ब्रैकेट में Mn डाल दीजिएगा, मैंगनीज. ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है जी. Some important conclusions regarding oxidation state of transition metals. ठीक है जी, ये पॉइंट्स हैं. ये पॉइंट्स मैं आपको इसका फोटो भेजूंगा, जस्ट कुछ नहीं है, पॉइंट्स हैं. सम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स क्या हैं हमारे. ठीक है जी, इनकी फोटो भेजूंगा, ये जाके जस्ट राइट डाउन कर लेना. नोट डाउन करनी है आपको, कुछ नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको जल्दी बता देता हूँ क्या होता है. सम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट. Some important conclusions regarding oxidation state of transition elements. ठीक है जी, क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे
कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है भैया वो हमारे कहाँ पे है, मिडल में है। मैंगनीज के साथ सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है बिकॉज इसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया। अब जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स थी वो कौन कौन दिखा रहा था, फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स। बट अगर हम यहाँ पे मैंगनीज का देखें तो MnF4 बनाता है, बट अगर हम मैंगनीज का ऑक्साइड्स की तरफ देखें तो Mn2O7 बना रहा है। यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और यहाँ पे +7। इन दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हमने एक बड़ी बार सीरीज लिखते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर यहाँ पे क्या आते हैं, कार्बन, फिर हाइड्रोजन और फिर मेटल। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है यहाँ पे, फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन को हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना चाहिए था पर वो नहीं दिखा रहा, वो +4 तक दिखा रहा है, बट ऑक्साइड्स में वो +7 तक दिखा रहा है। ऐसा क्यों, बिकॉज ऑक्सीजन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। फ्लोरीन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, बट मैंगनीज जो है इट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। तो वो सुपीरियरिटी शो करता है और इसी वजह से वो उसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक एक्साइट कर पा रहा है। क्लियर हुआ। ऑक्सोफ्लोराइड्स में भी दिखा देता है वो वहां पे। यहाँ पे सारे पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ जो वो लिखे गए हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही क्रोमियम की बात की जाए, जब क्रोमियम जो है वो +2 और +3 ऑक्सीडेशन, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो वो आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे, बट जब वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में आते हैं तो वो क्या करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। ऐसा क्यों होता होगा, सपोज करो मैंगनीज जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयनिक बॉन्ड बना रहा है और Mn जो है +7 में कौन सा बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ऐसा क्यों हो रहा होगा, हाँ जी कोई बताएगा भाई, ऑनलाइन वालों, हाँ जी एनीबडी। मैंगनीज +2 स्टेट में आयनिक बॉन्ड बना रहा है बट +7 में कोवेलेंट कंपाउंड बना रहा है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ फजांस रूल, ये लिख लीजिएगा काम आएगा। ठीक है, 10वीं में पढ़ा था हमने फजांस रूल। हाजी सिंह साहब क्या था, भूल गया, मेरे को लगा शायद मुस्कुरा रहे हो, मैं याद बता रहा हूँ, याद आ गया। अच्छा ये याद है, ओके। देखो दो चीजें थी भैया, एक पोलराइजिंग पावर था और एक पोलराइजेबिलिटी थी। एक पोलराइजिंग पावर थी और एक पोलराइजेबिलिटी थी। पोलराइजेबिलिटी किसकी थी, एनायन की थी, और पोलराइजिंग पावर केटायन की थी। ठीक है जी, क्लियर है। केटायन का साइज छोटा होएगा, तो ये देखो एक सपोज करते हैं, दो एग्जांपल से समझाता हूं। मेरे पास एक केटायन था और एक एनायन था, केटायन का साइज छोटा है, एनायन का साइज बड़ा है, तो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खराब नहीं करेंगे। बट अगर सपोज करो केटायन छोटा हो गया और एनायन बड़ा हो गया, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खराब करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा और ये क्या करेगा, सर्कल से स्फेरिकल से ओवल शेप में आएगा, जिसकी वजह से क्या होएगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके का होएगा, ये प्लस साइन था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और ये क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज होएगा। जब न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज होएगा तो साइज क्या करेगा, सॉरी इसका न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज हुआ तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है हमारा इंक्रीज करेगा। क्लियर हुआ। अब पोलराइजिंग पावर किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, ये चीज समझ में आ गई क्या होना है। पोलराइजिंग पावर इसकी, ये इसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचना है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होएगा। समझ आ गया। केटायन की पोलराइजिंग पावर है और एनायन की पोलराइजेबिलिटी है। इस तरीके से हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। समझ आ गया। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये चीज डिपेंड कर रही थी, कौन कौन से फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है हमारा साइज ऑफ द आयन, साइज ऑफ द आयन। अब केटायन का साइज छोटा है, केटायन यहां पे हम ऐसे लिख देते हैं, स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन, लार्जर विल बी द
polarizing power. Larger will be the polarizing power. समझ आ गई है? पोलराइजेबिलिटी की बात करते हैं यहाँ पे एनायन की. Larger the size of anion, larger the size of anion, more will be the polarizability. इसमें सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं. मेरे पास एक कॉस्को की बॉल है, टेनिस बॉल है, और एक मेरे पास जिम वाली बॉल है ना, फिटनेस बॉल जो आती है. अगर मैं उसको ओवल शेप में लाना चाहता हूं, कौन से वाली इजीली आएगी ओवल शेप में? टेनिस जो बड़े वाली बॉल है. तो जितना बड़ा साइज होएगा उसकी उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी, उतनी ज्यादा वो ओवल शेप में आएगी. जो छोटी होएगी वो कम आएगी. क्लियर हो गया? तो एनायन का साइज क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए. कैटायन का साइज क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, ताकि वो आयनिक रहे. एक तो फैक्टर ये हो गया. दूसरा क्या हो गया मेरा? चार्ज ऑन द आयन. चार्ज ऑन आयन, more the charge on ion, more the charge on ion, more will be its polarizing power. और यहां पे क्या होगा? यहां पे भी वही हो जाएगा. more the charge on ion, more will be its polarizability. ओके, अब चीज समझना जरा. मेरे पास ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे. इसका साइज सर आपका माइक बंद हो गया सर. सोडियम Na+ था और एक M+2 था. सपोज करते हैं दोनों के साइज बराबर हैं. कौन से वाला इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करेगा? एक Mg+2 है, एक Na+ है. कौन से वाला इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करेगा? हाँ जी, Mg+2. भैया इसके पास 2 प्लस चार्ज है, इसके पास 1 प्लस चार्ज है. तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा? जिसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है. समझ आया? अब हम आते हैं यहाँ पे. कहां पे गया? हमने ये लिखा था. अब Mn+2 है और एक पे Mn+7 है. कौन से वाला ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को? +7 वाला. तो जब ये +7 वाला ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा. तो ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज होएगा. जब ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज होएगा तो कौन सा बॉन्ड बन रहा था हमारा? कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा. समझ आ गया? More the charge on the ion, more will be its polarizing power, or higher will be the covalent character. तो Mn+7 covalent, Mn+2 ionic bond बनाए. हाँ जी साहब, क्लियर है ये चीज? ओके, यहाँ पे और लिखिए. Unlike p block elements, मुझे पता नहीं है लिखा कहाँ है. Unlike p block elements, oxidation state of elements varies by 1 unit. मतलब क्या हुआ? +2 से +3 जा रहे हैं, +3 से +4 जा रहे हैं, +4 से +5. ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजन या सल्फर फैमिली पे आते हैं, सल्फर की अगर हम बात करें तो वो -2, +2, +4, +6 ऐसे चेंज होएगी.
अगर हम हेलोजन्स की बात करें क्लोरीन में तो +1 +3 +5 +7 2 यूनिट से चेंज हो रही थी। यहाँ पे कितने से वेरी कर रही है हमारी 1 यूनिट से। यहाँ पे आप देखोगे तो एक एक यूनिट से हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वेरी कर रही है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स heavier elements show 2 units less than group oxidation state, 2 units less than group oxidation state, 2 unit less than group oxidation state because of inert pair effect, because of inert pair effect। क्लियर है जी? कोई कंफ्यूजन है? Whereas in D block elements, whereas for D block elements, heavier elements show highest oxidation states, whereas for D block elements, heavier elements show highest oxidation states। समझ आया? ओके, देखो जैसे आप पीछे देखोगे आयरन हमने लिखा है वहां पे, आयरन क्या ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है यहाँ पे +2 +3, और वो अपने एल्कलाइन मीडियम में +4 भी दिखा रहा था। ठीक है जी। बट अगर आप नीचे देखो, आयरन के नीचे रुधियम है और उसके नीचे क्या है, ऑस्मियम है। ऑस्मियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 8th ग्रुप का एलिमेंट है, राइट। तो ऑस्मियम जो है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ऑफ +8। ठीक है जी, 8th ग्रुप का है और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करता है? +8। आयरन नहीं शो कर रहा था, लाइटर एलिमेंट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नहीं दे रहा है, बट जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाने लगे तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होने लगी। क्लियर है? अब मैंगनीज जो है, मैंगनीज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा दिखा रहा है? +7। क्रोमियम कौन सा दिखा रहा है? +6। समझ आया? अब देखो यह चीज बड़े ध्यान से समझना भाई मैंने, जो मैं बताने लगा हूं आपको। अब जो +6 है या +7 है वो स्टेबल होएगी इनकी। मैंने अभी आपको लिखवाया कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय हेवियर एलिमेंट। तो अगर लाइटर एलिमेंट कौन से हो गए? क्रोमियम हो गए, मैंगनीज हो गए, वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहे हैं। अगर वो शो कर रहे हैं तो वो क्या होंगे हमारे? अनस्टेबल। अभी देखो, आपने KMnO4 पढ़ा है, पोटेशियम परमैंगनेट, लैब में गए होंगे तो नाम सुना होगा। वो क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। वो क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। K2Cr2O7 हमने पढ़ा था, पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है और वो स्टेबल नहीं है। मतलब यहाँ पे तो स्टेबल है, थोड़ा सा क्या करेगा, इसे कुछ दिया तो वो क्या करेगा? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। ये वाला भी क्या करेगा? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। समझ आया? लोअर एलिमेंट्स या लाइटर एलिमेंट्स वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा के खुश नहीं है। आयरन लाइट एलिमेंट था, +4 शो नहीं कर रहा था, अगर वो दिखा भी रहा था तो अल्कलाइन मीडियम में दिखा रहा था। मैंगनीज +7 दिखा रहा है बट वो स्टेबल नहीं है। वो क्या है? जल्दी से क्या करेगा? Mn+2 में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे Cr था, ये +6 था, ये Cr+3 में कन्वर्ट होएगा। क्लियर हुआ? That's why they act as oxidizing agents। समझ आई ये चीज? दोबारा बताता हूं, देखो मैंने अभी आपको लास्ट पॉइंट लिखवाया कि जो हेवियर एलिमेंट्स है, whereas for D block elements, heavier elements show higher या highest oxidation states। ठीक है जी। अब मैंगनीज जो है वो 3D सीरीज का है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था आयरन वाला, आयरन, रुधियम, ऑस्मियम। ऑस्मियम हेवियर एलिमेंट है और वो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। मैंगनीज ग्रुप 7 की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, वो शो कर रहा है।
क्रोमियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है। मैंने लाइटर एलिमेंट्स के लिए बोला कि ये स्टेबल नहीं होंगे। अगर ये स्टेबल नहीं है तो ये क्या करेंगे, झट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आएंगे बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन, और वो क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे भी नहीं KMnO4 और K2Cr2O7 दोनों को पढ़ेंगे, इनकी रिएक्शंस भी पढ़ेंगे, एंड दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है जी, क्लियर है ये चीज, समझ आ गई। जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, काफी सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर अप किए हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ये यहाँ पे भेज दूंगा, कल हम बात करेंगे हैलाइड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कलर आयंस, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारा खत्म कर देंगे, क्योंकि छोटा छोटा है, थ्योरी वाला पार्ट है, वो काफी सारी चीजें हम जल्दी जल्दी निकाल देंगे।